नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। हमने रीट स्पेशल के हिसाब से जो नया सिलेबस है वो उसमें कर रहे थे हम। तो आज का जो टॉपिक है वो है भू आकृतिक प्रदेश, किसके? भारत के। हम भारत पढ़ेंगे। इससे कुछ टॉपिक कर लिए हैं और एक दो टॉपिक जो बचे हैं उसमें से, जो पिछली यूनिट में से, वो आगे कर लेंगे। पहले हम भारत पढ़ेंगे। भारत में आज हम पढ़ रहे हैं भू आकृतिक प्रदेश। ये नए एक रीट का सिलेबस है। बाकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। तो आप अच्छे से बड़े ध्यान से पढ़िएगा। भारत के भू आकृति प्रदेश। भारत को विभिन्न भौतिक और जलवायु मापदंडों के आधार मानकर 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उसका आधार क्या है? भौतिक और जलवायविक मापदंड। ठीक है। जलवायु नामक चैप्टर हमने पढ़ा है जस्ट पीछे। तो हमें पता है कि किसी क्षेत्र विशेष की बहुत लंबे टाइम यानी दीर्घकालीन जो मौसमी अवस्थाएं होती है, दीर्घकालीन, ठीक है, वहाँ वर्षा, वहाँ का तापमान, ये सब जो वहाँ की जलवायु है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम वहाँ की वनस्पतियाँ, पानी, आर्द्रता, शुष्कता, ये सब चीजें देखकर उसका टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और प्लस भौतिक यानी भौगोलिक जो दशाएं क्या है, वहाँ उच्चावच कैसे हैं वहाँ के, ठीक है, स्वभाव कैसा है मिट्टी वगैरह का, ये सब सारी चीजों के मापदंड को मद्देनजर रखते हुए इसको आधार मानकर हमने भारत को 4 भागों में बांटा है। मुख्यतया 4 भागों में बांटा है। देखिए, अलग अलग ज्योग्राफर ने, अलग अलग भूगोलवेताओं ने इनके आधारों को 4, 5, 6 में लिया है। ठीक है, कम ज्यादा किया है उन्होंने। हम मुख्यतया अगर यह बात करें, ऑलमोस्ट 4 भागों में बांटा जाता है। भाग इसके 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, भौगोलिक प्रदेशों को देखा जाए भारत के जो मुख्य भाग हैं 4, उनमें सबसे पहला उत्तर के पर्वतीय भाग। ठीक है, समझ गए आप? हिमालय, मुख्य उत्तर का पर्वत कौन है? हिमालय। दूसरा आ गया उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रादीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान और द्वीप समूह है। इस प्रकार 4 भागों में बांटकर इन भौगोलिक प्रदेशों को हम पढ़ेंगे। अगर हमसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन ये आए कि भारत के भू आकृति प्रदेश कितने हैं, तो भू आकृति शब्द आ जाए क्वेश्चन में, भू आकृति शब्द आपके सामने आए, तो देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। भू आकृति के आधार पर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो विशाल मैदान और दूसरा थार का मरुस्थल। ठीक है, दूसरा थार का मरुस्थल। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें 5 नंबर कौन हो गया फिर? थार का मरुस्थल। ठीक है, और तटीय मैदान और द्वीप समूह है जो 4 नंबर पर है, उसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तटीय मैदान अलग कर देंगे और द्वीप समूह है अलग कर देंगे। द्वीप समूह को अपन 6 नंबर दे सकते हैं। इस प्रकार अगर भारत की भू आकृति प्रदेशों को देखें तो इनको हम 6 भागों में बांटते हैं। आकृति शब्द आए अगर आपके क्वेश्चन में, भू आकृति प्रदेश के तौर पर भारत को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, तो आप इसको 6 कर दोगे। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको ये 6 भू आकृति प्रदेश देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी अन्य जगहों पर इनको 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो 6 भाग आपको समझ आ गए कौन से? उत्तर के विशाल मैदान को 2 जगह कर दिया, थार का मरुस्थल अलग किया है उसमें, और तटीय मैदान और द्वीप समूह की भी 2 जगह रखकर उसको पढ़ा गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बात है। तो
याद रखिएगा आप, क्या डाला है मैंने, नोट डाल के लिखा है इसको कि भारत के संपूर्ण जो भूभाग हैं उसमें अलग अलग कितना एरिया कवर कर रहे हैं, कौन से भूभाग कितना एरिया कवर कर रहे हैं। तो देखिए पर्वतीय भाग जो हैं वो 11%, पहाड़ियां 18%, पठार 28% और मैदान 43% भूभाग को कवर कर रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ध्यान में आया होगा कि जैसे जैसे उच्चावच बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उच्चावच बढ़ता जा रहा है एरिया कम होता जा रहा है। सबसे निम्नतम जो भाग था 43% मैदान, जबकि सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है वो सिर्फ 11% है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है एरिया कम होता जा रहा है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बार एग्जाम में, तो आप याद कर लीजिएगा। पर्वत जो सबसे कम एरिया कवर कर रहा है 11%, फिर उससे छोटी पहाड़ियां 18%, पठार 28% और मैदान 43%। अब देखिए हम इसको मैप से देखते हैं अपने भारत के भौगोलिक विभाजन को। तो देखिए हिमालय जो है ऊपर का, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है विशेषतया हिमालय वो है। यहाँ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह, यहाँ नेपाल आ गया। ठीक है, यहाँ कौन आ गया, नेपाल। और इधर सिक्किम है आपका, सिक्किम, फिर भूटान, भूटान, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे होके नागालैंड, नागालैंड से नीचे मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम तक इसका फैलाव है। यहाँ त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी आपको हिमालय की कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेगी और असम में भी इसका कुछ फैलाव है। ठीक है, असम में भी फैलाव है। तो ये है उत्तरी पूर्वी हिमालय का विस्तार। ठीक है, और ये उत्तर हिमालय है जो कि जम्मू कश्मीर और यहाँ हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड में इसका फैलाव है। फिर नेपाल आ गया इधर और भूटान आ गया। बीच में ये कौन है, ये सिक्किम है। दूसरा नंबर, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 है। दूसरा नंबर है उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर यहाँ पूर्वी भारत तक इसका विस्तार है। ठीक है, पूर्वी भारत तक इसका विस्तार है। थर्ड नंबर पे है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत आपको पता होगा सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है वो है भारत का प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भाग। लास्ट नंबर जो चौथा है वो है तटीय प्रदेश। ठीक है, भारत के तटीय प्रदेश जो कि यहाँ गुजरात से स्टार्ट होके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक विस्तार है। किसका, तटीय भाग का, भारत के तटीय प्रदेशों का। और फिर बात आती है द्वीपों की, तो अंडमान द्वीप और ये लक्षद्वीप भी शामिल हैं लास्ट पार्ट में। ठीक है, तो द्वीपों को अलग करके पढ़ें तो ये दोनों द्वीप, या फिर अपन इसको तटीय भागों के साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है भौगोलिक विभाजन, भौतिक विभाजन किसका, भारत का। तो आप देख लीजिए इसको ध्यान से। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तर के पर्वतीय भागों की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर के पर्वतीय भाग। तो देखिए उत्तर के उच्च पर्वतीय भाग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो ऊंचे वाले पर्वतीय भाग हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, सबसे पहला ट्रांस हिमालय, उसी को हम तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। लंबाई की बात करें तो 1000 किलोमीटर लंबाई ट्रांस हिमालय की बात हो रही है, मात्र ट्रांस हिमालय की बात हो रही है जो सबसे ऊंचा है, सबसे नॉर्थ में है। ठीक है, लंबाई इसकी 1000 किलोमीटर है, चौड़ाई 250 किलोमीटर। और अगर पर्वतों की बात करें तो वहां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और तिब्बत का कैलाश पर्वत आपको देखने को मिलेगा। नदियों की बात की जाए तो सिंधु नदी बहती है वहां, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये 3 नदियां बहती है जो कि कौन सी नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां। आपको पता है नदियां
नदियों को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, पूर्ववर्ती, प्रतिवर्ती, अनुवर्ती, ऐसे करके कई कैटेगरी बनाई गई है इसकी। तो ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र सतलज नदियां हैं, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये पर्वत को काट कर बहती है, ये दर्रों से बहती है। वो जो पूर्व पहले में इनकी कंडीशन थी, बहने की स्थिति थी, जो लेवल था इनका बहने का, उसी लेवल को बनाए हुए ये पर्वतों को काट कर बह रही है। ठीक है, तो इसको पूर्ववर्ती नदियां बोला जाता है। किन किन को? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज को। आगे हम निर्माण की अगर बात करें तो अवसादी चट्टानों से निर्माण हुआ है ट्रांस हिमालय का। अवसादी चट्टान, ठीक है, परतदार चट्टानें पढ़ ली हमने। वनस्पति का यहाँ अभाव है क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश है क्योंकि जब इंडिया से, भारत से जो मानसूनी पवनें जाती है तो वो हिमालय पर्वत से टकरा कर हिमालय के दक्षिण में वर्षा कर देती है, और हिमालय का जो उत्तर वाला भाग है वो छाया प्रदेश के रूप में बिना वर्षा के ही रह जाता है, इसलिए वनस्पति का अभाव है उधर। और भारत का एकमात्र, इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ध्यान दीजिएगा, भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा? लेह लद्दाख यहाँ अवस्थित है। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लेह लद्दाख, जो कि यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलिए। अब अगर हम चोटियों की बात करें तो यहाँ चोटियां कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले केटू, जिसको गॉडविन आस्टीन भी कहते हैं, गॉडविन आस्टीन, इसकी ऊंचाई है लगभग 8611। फिर और चोटियों की बात करें तो दस्ते, गिलसर, राकापोसी, ब्रॉड पीक, हिंडन पीक आदि चोटियां हैं ट्रांस हिमालय में। ठीक है, हिमनदों की बात की जाए, अगर हिमनदों की बात करें तो हिस्पर हिमनद जानते हो आप, बहुत बड़े टुकड़े, मतलब हिम, जहाँ से नदियां बह के धीरे धीरे हिम पिघल कर नदियों के रूप में पानी बह रहा है, तो वो है हिमनद। यानी हिम जो है वो नदियों के रूप में धीरे धीरे बह रही है, आगे बढ़ रही है, वो है हिमनद। या तो उसका थोड़ा बहुत जल पिघलता है या फिर कंप्लीटली बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे आगे की ओर खसकता है, हिमनद कहलाता है। हिस्पर, बटुरा, विचाफो, बाल्टोरा व नुब्रा घाटी में स्थित सियाचिन हिमनद यहाँ स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये ध्यान से देख लीजिएगा आप, हिस्पर, बटुरा, विचाफो, बाल्टोरा और नुब्रा घाटी वाली सियाचिन हिमनद। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय के हिमनद। दर्रों की अगर हम बात करें तो दर्रे काराकोरम, खारदुंग, जोजिला, बुर्जिल, काला पानी, मिनमार्ग और बाबूसर दर्रे यहाँ पड़ते हैं। जिसमें से आपको मैं बता दूं, सबसे मोस्ट जो है क्वेश्चन उठते हैं जोजिला, बुर्जिल और काराकोरम। ध्यान में रखिएगा आप, ध्यान में आपको सभी रखने हैं, पर इनमें से अगर आप इंपॉर्टेंट पूछो तो इन तीन से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर आता है हिमालय का। उच्च हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला कौन सा था? ट्रांस हिमालय। दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं हिमालय। दूसरा कौन सा है? हिमालय। हिमालय की अगर हम बात करें तो देखिए, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ये। इसका निर्माण टर्सरी काल में हुआ है। ठीक है, और हिमालय टेथिस सागर के अवशेष के रूप में है। टेथिस सागर, पहले यहाँ टेथिस सागर था, एक बहुत बड़ा सागर था, लेकिन गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के अभिसरण से, दोनों के एक तरफ की ओर एक तरफ खिसकने से, अभिसरण से ये सागर की जगह एक फोल्डेड पर्वत का निर्माण हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं हिमालय टेथिस सागर का अवशेष। हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, और ये क्या है कि हमें रूस की तरफ से जो साइबेरियन क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। इसका विस्तार पूर्व दिशा में, एक पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा में एक सतत श्रृंखला के रूप में व्याप्त है। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 2400,
2400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और हिमालय का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश राज्य तक सतत श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, तो निर्माण ट्रसी काल में, जो कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो गया था। देखिए, सबसे पहले महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। ठीक है, सबसे पहले हम हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय को भी 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। इनकी उत्पत्ति कब कब हुई, ये देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा कि हिमालय के जो 3 पार्ट हैं उनमें से जो महान हिमालय था उसकी उत्पत्ति तृतीय काल यानी टर्सरी काल के ओलिगोसिन युग में हुई थी। आपको पता है युग अलग है और कल्प अलग है। बड़ा वाला कल्प है, उसके बाद में युग हैं कई। तो जो ओलिगोसिन युग था तृतीय काल का, उस युग में महान हिमालय बना। फिर मध्य हिमालय ये मायोसिन युग में बना। ठीक है, ये मायोसिन युग में बना। और थर्ड जो शिवालिक श्रेणियां है ये प्लायोसिन युग में बनी। ये तीनों युगों में बने। तृतीय काल के हिमालय का निर्माण तृतीय यानी टर्सरी काल में हुआ था, टर्सरी कल्प में हुआ था, जिनको अगर हम युगों में देखें तो ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन युगों में इसका निर्माण हुआ। हिमालय पूर्व में अरुणाचल यानी नामचा बरवा से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत तक, ठीक है, नागा पर्वत तक क्या है? विस्तृत है। पूर्व में और पश्चिम में यह अक्षीय कोण बनाता हुआ, तीक्ष्ण कोण बनाता है ये, और मुड़कर पूर्व में तो ये पूर्वांचल हिमालय के रूप में तथा पश्चिम में ये सुलेमान और किरथर पर्वत, जो कि कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में, का निर्माण करता है। ठीक है, पूर्वांचल में तो ये पूर्वांचल हिमालय का निर्माण तथा अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में ये मुड़कर सुलेमान और किरथर पर्वतों का निर्माण करता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। लंबाई की बात करें तो यहाँ 2500 किलोमीटर लंबाई दी हुई है। कहीं कहीं इसकी 2400 किलोमीटर है और कहीं 2500 किलोमीटर है। आपको दोनों ऑप्शन एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चौड़ाई की बात की जाए तो 160 से 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। निर्माण की अगर हम बात करें तो नीस और रवेदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। नीस रवेदार में कौन सी चट्टानें आते हैं? देखिए, सिस्ट, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट और चूना पत्थर जैसी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय के भौगोलिक दृष्टि से फिर से हम 3 भाग करते हैं। किस दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम महान हिमालय की, जिसको ग्रेट हिमालय बोला गया है। अभी अभी हमने उत्पत्ति देखी थी महान हिमालय की ओलिगोसिन में, टर्सरी काल के ओलिगोसिन में। तो महान हिमालय को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, इसके उपनाम बहुत सारे हैं, आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो कौन से हैं? देखिए, इसको वृहद हिमालय बोला जा सकता है, सर्वोच्च, आंतरिक हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आंतरिक हिमालय बीच वाला होगा। बीच वाला नहीं होगा, ये भी बीच का ही है, क्योंकि इसके उत्तर में कौन है? इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है ना। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय या फिर मुख्य हिमालय भी इसको बोला जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, आप इनको सबको ध्यान में रखना। वृहद, सर्वोच्च और महान, ग्रेट, मुख्य और आंतरिक और हिमाद्री। ठीक है, लंबाई की बात करें तो वही 2500 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी मात्र 25 किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। कितनी औसत ऊंचाई बताई है? 6100। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं इसमें अवस्थित। सबसे पहले अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर
ऊंची है, नेपाल में स्थित इसी श्रेणी में स्थित है। कौन सी में? महान हिमालय में। ठीक है, महान हिमालय में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 है, जो कि विश्व भर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेपाल में इसी चोटी को सागर माथा बोलते हैं। तो चोमुलुंगा के नाम से जानी जाती है। यह है चीन में। ठीक है, चीन में इसको चोमुलुंगा बोल देते हैं और नेपाल में इसको सागर माथा। यहां से भी कई बार क्वेश्चन उठ जाता है। मुख्य चोटियों की अगर हम बात करें तो मुख्य चोटियां देखिए, K2 भी इसी महान हिमालय में है। K2 जो कि जम्मू कश्मीर में है, 8,611 मीटर ऊंची है जो। ठीक है, कंचनजंगा जो कि 8,597, ये सिक्किम में अवस्थित है, अपने सिक्किम स्टेट में अवस्थित है कंचनजंगा। देखिए कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, सबसे ऊंची चोटी विश्व की माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी भारत की K2, गॉडविन आस्टिन भी बोलते हैं K2 को। क्या बोलते हैं? गॉडविन आस्टिन। K2 को गॉडविन आस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन आस्टिन। तो गॉडविन आस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह पीओके में स्थित होने के कारण, ठीक है, ये पीओके में स्थित होने के कारण इसको, अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि भारत मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी, मुख्य भारत की, मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको कंचनजंगा करना होगा। ठीक है, क्योंकि यह कहाँ स्थित है? ये पीओके में स्थित है K2। वैसे ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर मात्र भारत का नाम आए तो आपको यही करना है, लेकिन अगर आपको मुख्य भारत भूमि की बात की जाए तो फिर कंचनजंगा हो जाएगा। अगर कंचनजंगा कितनी है? 8,597, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, बात करें अगर मकालू की, तो ये भी यही है जो नेपाल में है, 8,481। धौलागिरी भी जो कि 8,172। नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है, 8,126 मीटर ऊंचा। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर ऊंचा। नंदा देवी 7,817 उत्तराखंड में है। और नामचा बरुआ जो कि तिब्बत में है, 7,756 मीटर के साथ खड़ा है। तो ये सब जो चोटियां हैं ऊंची ऊंची, ये सब महान हिमालय में अवस्थित हैं। इन चोटियों को कई बार आपके ऑप्शन में डालकर क्रम पूछ लेते हैं आपको कम से ज्यादा ऊंचाई या ज्यादा से कम ऊंचाई, तो आपको इनकी ऊंचाई मुख्य पर्वत चोटियों की ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मुख्य पर्वत चोटियों के नाम डाले हैं मैंने, इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम इसके दर्रों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बुर्जिल दर्रा महान हिमालय का ही है, जो कि लेह लद्दाख को जोड़ रहा है। जोजिला जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ रहा है। सिपकिला बारालाचा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हिमाचल को, भारत को चीन से जोड़ रहे हैं। लिपू लेक ये उत्तराखंड में है। लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है महान हिमालय का दर्रा। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, जो कि अभी चीन और भारत का व्यापार मार्ग है। नाथुला। बोमडीला की अगर बात करें तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित महान हिमालय का दर्रा है। ठीक है, ये हो गए मोस्ट दर्रे। हिम नदों की अगर हम बात करें तो गंगोत्री, मीलाम और यमुनोत्री। गंगोत्री, मीलाम और यमुनोत्री हिमनद है यहाँ महान हिमालय के। इससे पहले हम ट्रांस हिमालय के पढ़े थे, वो अलग थे। ठीक है, वो अलग थे, जबकि यहाँ हम महान हिमालय पढ़ रहे हैं, इसके अलग दर्रे हैं। धार्मिक स्थलों की बात करें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। बाकी ये सब उत्तराखंड में है। ये इन सब के तो नाम आपने जरूर सुने होंगे, ये सब भी महान हिमालय में ही अवस्थित हैं। ठीक है,
ये जम्मू कश्मीर में है कौन, अमरनाथ, बाकी सब उत्तराखंड में है। ये है धार्मिक स्थल। और हिमालय का अगर ढाल देखें, ये यहाँ नोट डाला है मैंने, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो रटने से याद नहीं रहता है कि हिमालय का जो ढाल है वो तिब्बत की ओर उत्तल कॉनकेव है। तिब्बत की ओर तो कॉनकेव है यानी उत्तल है, और भारत की ओर कॉन्वेक्स है यानी अवतल है। तीक्ष्ण ढाल भारत की ओर है, जबकि मंद ढाल हिमालय का तिब्बत की ओर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको इस मैप के माध्यम से थोड़ा हिमालय पर्वत दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये है, इसको थोड़ा सा फिर से मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये देखिए आप, सबसे ऊपर आइए आप, ये पामीर की गांठ है। ये कौन है, पामीर की गांठ, जिससे कुनुलुलु श्रेणी और हिंदू कुश श्रेणी, दो श्रेणियां निकल रही है। ठीक है, कुनुलुलु और हिंदू कुश दो श्रेणियां निकल रही है। इसके बाद में यह है काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, और लास्ट में शिवालिक श्रेणी। ये श्रेणियां है उत्तर से दक्षिण। इसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ काराकोरम दर्रा है, यहाँ बारालाचा दर्रा है, यहाँ सिपकिला दर्रा है, और यहाँ सिक्किम में नाथुला दर्रा, और यहाँ बोमडीला दर्रा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ठीक है, ये हो गए। ये अब देखिए आप कुछ पर्वत चोटियों को, तो माउंट एवरेस्ट अपनी ये रही 8,848 के साथ नेपाल में अवस्थित है, ये नेपाल वाला पार्ट है। कंचनजंगा हमारे सिक्किम में, कंचनजंगा जो कि 8,686 के साथ है। और यहाँ देखिए मक्कालू है, कंचनजंगा और एवरेस्ट दोनों के बीच में कौन है, मक्कालू। सबसे जो पूर्व की तरफ है वो है नामचा बरुआ, जो 7,756 मीटर के साथ है। नामचा बरुआ के बाद में देखते आइए आप कंचनजंगा के बाद में मक्कालू के बाद में एवरेस्ट के बाद में अन्नपूर्णा। ठीक है, ये कौन है, अन्नपूर्णा। यहाँ जो मैंने ये नाम डाला है यह है धौलागिरी तो जम्मू कश्मीर में है, जबकि धौलागिरी यहाँ है। ठीक है, धौलागिरी कहाँ है, ये रही धौलागिरी। और ये है नंदा देवी, उत्तराखंड की है ये पर्वत चोटियां, नंदा देवी ये रही। और ये कामेट पर्वत। ठीक है, ये सब हमारी पर्वत चोटियां हो गई। नंगा पर्वत जो सबसे पश्चिम में है हिमालय का, अपना इंडिया का, तो ये है नंगा पर्वत। और यहाँ ऊपर की तरफ देखिए आप राकापोसी, ये राकापोसी चोटी है, ये काराकोरम आ ही गई। इस प्रकार ये कुछ पर्वत चोटियां हैं, आप इसको ध्यान में देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा मैप में, ताकि आपके दिमाग में इसकी इमेज बनी रहे। बाकी और यहाँ मानसरोवर झील है, देखिए यहाँ मानसरोवर झील है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहाँ ये कैलाश पर्वत जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कैलाश पर्वत। ठीक है, और यहाँ राकसताल है जिससे नदियाँ निकलती है, कौन सी, सिंधु सतलज। और ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है मानसरोवर झील से होकर, ये बह रही ब्रह्मपुत्र नदी, ये बह रही ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको सांगपो बोलते हैं, कहाँ, चीन में सांगपो नदी। ठीक है, और यहाँ अपने ये आकर अरुणाचल प्रदेश से होती हुई घुसकर ये आ गई असम से होती हुई। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया, कुछ पर्वत चोटियों को देखा है हमने, और बाकी जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के द्वारा लिखाया है वो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, एक दो बार इसको रीड कीजिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये वाला जो चैप्टर है ये आपके बहुत हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी हम कल के वीडियो में पढ़ते हैं इसका पार्ट। ठीक है, धन्यवाद।